हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स जो शायद आपको न पता हो, और अगर पता भी होंगे तो इतने डिटेल में नहीं पता होंगे। क्या आपने कभी ये सोचा कि चीन का एक रीजन जो तिब्बत के नाम से जाना जाता है, क्या वो हमेशा से चीन का ही पार्ट हुआ करता था? अगर हाँ, तो क्यों वहाँ आए दिन होते रहते हैं किसी न किसी तरह के रिवॉल्यूशन, या फिर किसी साजिश के तहत चीन ने इसे भी जबरदस्ती अपने बॉर्डर में मिला लिया है? क्या है आखिर इसके पीछे की हिस्ट्री? आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये बात है 1959 की, जब चीन गवर्नमेंट टिबेटियन गुरु दलाई लामा को अपने यहाँ एक कल्चरल परफॉर्मेंस को देखने के लिए बुलाती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन असली प्रॉब्लम इसके बाद है। दरअसल चीन उनके सामने ये शर्त रखता है कि आप हमारे वहाँ कल्चरल प्रोग्राम देखने आइए, लेकिन ये भी साथ में शर्त रखी कि उन्हें वहाँ अकेले ही आना पड़ेगा। यहाँ तक कि वो अपने सुरक्षा में कोई बॉडीगार्ड भी नहीं ले जा सकते, जिसको सुनकर दलाई लामा के समर्थकों से लेकर उस देश की जनता तक सबको काफी शॉक लगता है, क्योंकि चीन की नीयत पे उन्हें पहले से ही डाउट रहता है। इसके कुछ ही समय पहले चीन ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा में अपने कई आर्मी सैनिक भेजे थे और पूरे शहर को सैनिकों से घेर रखा था। ऐसे में अब चीन की ऐसी शर्त से लोगों को बार बार इसके इरादे और नीयत पे शक करने को मजबूर कर रही थी, और साथ में ये भी सोचने पर मजबूर कर रही थी कहीं ये उनके धर्मगुरु दलाई लामा को किडनैप करने का या मारने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं। और ऐसे न जाने कई अनजान घटनाओं से घबराकर वहाँ की जनता सड़क पे आ गई। वो हर तरह से अपने देश और अपने धर्मगुरु की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन जनता के ऐसे उग्र होने से दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत भी खत्म हो गई। यहाँ तक कि दलाई लामा का अपने महल से निकलना भी मुश्किल हो गया था, जिसके बाद 7 दिन तक दलाई लामा ने इसी कंडीशन को फेस किया और 17 मार्च 1959 को अपना चेहरा बदलकर भाग निकले, जिसके बाद चीन ने अपनी आर्मी के साथ मिलकर तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चलिए अब आपको इससे पहले की थोड़ी स्टोरी बता देते हैं। अगर हम पहले की बात करें, जब तिब्बत एक फ्री स्टेट प्रोविनांस हुआ करता था, तब ये कुल 3 प्रोविनांसेस से मिलकर बना था, जो युत्सान, आमदो और खाम थे। अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें तो इनके द्वारा की गई रिसर्चेस और फैक्ट से हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे 4000 से 5000 साल पहले से ही ईस्टर्न तिब्बत में लोग रहने लगे थे। हालांकि यहाँ की सभ्यता काफी पुरानी है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई यारलुंगडेन सिटी के द्वारा 7th सेंचुरी एडी में किया गया था, और इसको आइडेंटिफाई करने वाले थे नामरी सोंगस्टैन और उनके बेटे सोंगस्टैन गोम्पा। इसलिए इन्हें तिब्बतन एम्पायर का फाउंडर भी कहा जाता है। इसी में चीन और तिब्बत दोनों में बॉर्डर की लड़ाई भी शुरू हो जाती है, जिसे सुलझाने के लिए दोनों एम्पायर एक डील साइन करते हैं, जिसे 821 में साइन किया जाता है, और ये सुनिश्चित किया जाता है कि दोनों एम्पायर अपने अपने देश में खुश हैं, और ये अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को इस डील के थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खत्म कर रहे हैं। और इसी समय में तिब्बत में बुद्धिज्म की एंट्री होती है। दरअसल राजा गंपो की 2 शादियां हुई थी, जिनमें इनकी 2 बुद्धिज्म वाइफ्स थी। एक महारानी नेपाल की थी तो वहीं दूसरी महारानी चीन की थी, जिनसे काफी प्रभावित होकर इन्होंने भी बुद्धिज्म को अपना लिया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोगों में अभी भी बुद्धिज्म को लेकर कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, और इन लोगों में बुद्धिज्म का क्रेज तब चढ़ा जब यहाँ की गद्दी पर ट्रिसोंग डेटसन बैठे और इन्होंने इंडिया से एक गुरु पद्मसंभव को बुलाया, और इस तरह से तिब्बत में बुद्धिज्म की शुरुआत हुई। लेकिन तिब्बत में इन्हें गुरु रिनपोचे के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड शांत रक्षिता को भी इनवाइट किया जाता है, और उनसे ये कहा जाता है कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ के लोगों को बुद्धिज्म के बारे में शिक्षा दीजिए। यहाँ के लोग ये मानते थे कि इनके जो भी टीचर हैं उनका पुनर्जन्म होता है, और ये लोग उन्हें बचपन में ही पहचान जाते हैं, और ऐसा करके ये लोग उन्हें ल्हासा वापस ले आते हैं और उन्हें वही रिस्पेक्ट देते हैं जो ये अपने टीचर्स को देते आए हैं। इनके वहाँ सबसे जो सीनियर रैंक पर टीचर्स होते हैं उन्हें ये लोग दलाई लामा बोलते हैं, जिनका धार्मिक और राजनीतिक रूप से भी काफी महत्व होता है, और बाकी के टीचर्स को लामा बोलते हैं। इसी में आगे अगर हम साल 1720 की बात करें तो इस वक्त चीन ने तिब्बत पे अटैक करके खाम और आमदो को चीन में मिला लिया था,
और 1724 में इनका नाम बदलकर चिंघाई कर दिया जाता है और साल 1912 में सिंघाई की क्रांति होती है चीन में, जहां पर इस चीन के साम्राज्य का अंत होता है और रिपब्लिक ऑफ चीन की शुरुआत होती है। और चीन और तिब्बत का ये वॉर अभी भी जारी रहता है, जिसके लिए अमेरिका को बीच में आना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। लेकिन अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के बाद चीन कुछ सालों तक शांत हो जाता है और तिब्बत अगले 40 सालों तक फ्री कंट्री बन के रहता है। और इसके बाद साल 1949 में एक रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है जिसे माओ जेडोंग लीड कर रहे होते हैं। इसमें ROC की सरकार को ताइवान भेज दिया जाता है और इस तरह से PRC पार्टी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन का जन्म होता है। और इसके बाद 1 जनवरी 1950 को PRC तिब्बत के लिए नेशनल सेवर्जिनिटी अनाउंस करता है और उसके बाद चीन गवर्नमेंट तिब्बत की गवर्नमेंट से उनके रिप्रेजेंटेटिव को बीजिंग भेजने के लिए कहती है, जिसे तिब्बत गवर्नमेंट इग्नोर कर देती है और इसके 1 मंथ बाद चीन गवर्नमेंट तिब्बत पे अटैक कर देती है और तिब्बत को बहुत मजबूरी में अपने 14वें दलाई लामा को सिर्फ 15 साल की उम्र में सारी जिम्मेदारियां सौंपनी पड़ती हैं। इसके कुछ समय बाद दलाई लामा के UN में अपील के बाद चीन तिब्बत के साथ एक 17th पॉइंट एग्रीमेंट साइन करता है, जिसमें ये लिखा होता है कि वो तिब्बत की गवर्नमेंट से लेकर उसके रिलीजन आदि में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, जिसे तिब्बत द्वारा मान लिया जाता है। और इसके बाद 1954 से 55 के बीच दलाई लामा चीन जाते हैं और वहाँ की डेवलपमेंट को काफी अप्रिशिएट करते हैं। कुछ समय बाद 1956 में दलाई लामा इंडिया आते हैं और यहाँ के कुछ तिब्बतन फ्रीडम फाइटर से मिलते हैं और तब इन्हें चीन के असली इरादे समझ आते हैं कि चीन इनकी कंट्री और इनके लोगों को खत्म करके अपनी 1 नेशन 1 रिलीजन पॉलिसी बना रहा है। और इस बीच तिब्बत में जगह जगह पे चाइनीज का विरोध भी देखने को मिलता है। ये उसी समय की बात है जब चीन इन्हें अपने वहाँ कल्चरल प्रोग्राम देखने के लिए इनवाइट किया होता है और साथ ही साथ अकेले आने की शर्त भी रखी होती है। चाइनीज आर्मी इन्हें इनके पैलेस के बाहर घेर लेती है, जिसपे ये अपने एडवाइजर ओरेकल से सलाह लेते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर वो इन्हें यहाँ से निकलने की सलाह देते हैं। जिसके बाद ये यहाँ से निकलकर चाइनीज मिलिट्री से छिपते हुए इंडिया के बॉर्डर पर स्थित लास्ट तिब्बत गांव पे पहुंचकर जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखते हैं और सपोर्ट मांगते हैं। और यहाँ इंडियन आर्मी के सपोर्ट से ये 31 मार्च 1959 को इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में आ जाते हैं। उधर 25 मार्च 1959 को चाइनीज आर्मी तिब्बत के ल्हासा में घुसती है और 28 मार्च को कब्जा कर लेती है। 1965 तक CIA तिब्बत को आर्मी सपोर्ट देता है, लेकिन इसके बाद भी कोई सफलता नहीं मिलती। CIA सपोर्ट खत्म हो जाने के बाद भी समय समय पर यहाँ रिवॉल्यूशन देखने को मिलते रहते हैं। अगर हम तिब्बत के अगले दलाई लामा को चुनने की बात करें तो यहाँ भी ये लोग ओल्ड ट्रेडिशन को बदलते हुए इन्हें डेमोक्रेटिकली सेलेक्ट करने पर सोच बना रहे हैं और ये प्रस्ताव इनके गुरु दलाई लामा का ही है, जो चाइनीज गवर्नमेंट के अंदर काफी मुश्किल है। तो चीन में समय समय पर होने वाले ये रिवॉल्यूशन और चीन के ऐसे मनमाने अथॉरिटी रेगुलेशन पे आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।